नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही में हुए एशिया पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट का ताज अपने नाम किया डॉक्टर वत्सना कसाना जी ने। वो हमारे साथ में हैं। डॉक्टर वत्सना, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है और आपको हम जन टीवी परिवार की ओर से आपको एक बार बधाई भी देते हैं कि आपने इतना बड़ा एक ब्यूटी पेजेंट अपने नाम किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जब ये ताज आपके सिर आ रहा था उस वक्त की फीलिंग्स आप शेयर कर सकती हैं, कैसा लग रहा था? हाँ, जब हम लोग कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के थोड़ा तो आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कौन कौन लोग आपके कंपटीशन में। तो मेरे को था कि मैं जीतूंगी, पर मैं इतना बड़ा टाइटल जीतूंगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत ही एक्साइटेड थी मैं और फिर मैंने अपने सब फ्रेंड्स को और पेरेंट्स को शेयर करा। तो इट वाज अ रियली ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। जी, एहसास था कि बन सकती हूँ मैं ये, क्योंकि मेन जो इवेंट था इसका मिसेज एशिया पैसिफिक जो लीड यही करता है, आपने वही टाइटल जीता है इसमें। एक्चुअली ये मिसेज एशिया के नाम से है पेजेंट, तो डेजल्स मिसेज एशिया। ये डेजल एक कंपनी है, इवेंट कंपनी दिल्ली की। तो ये लोग कराते हैं, श्रीलंका में कराते हैं, इंटरनेशनल पेजेंट है। लेकिन इस बार श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक की वजह से फिर इनका वेन्यू गोवा में शिफ्ट हो गया। तो हम लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से लोग गए थे। तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा अपने साथ वालों को देख के लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और फिर मैंने मेहनत भी बहुत करी थी। मुझे लगा इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने सब चीज़ों में अपने टैलेंट पर, अपनी वॉक पर, अपनी फिजिक पर, सब चीज़ों, अपने कपड़ों पर, डिजाइनर कपड़े वगैरह, मैंने काफी अपना आई गिव माई 100%। आई वाज श्योर कि आई विल विन अ गुड टाइटल। जी, तो ऐसे ये माना जा सकता है ऐसे पेजेंट्स को जीतने के लिए पहले खुद का कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए कि हम डिजर्व कर सकें। बिल्कुल, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, तभी आप बढ़ेंगे। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑल द पेजेंट्स, या फिर आप किसी भी चीज में लाइफ में देखिए तो वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही होता है। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में पैशन होना चाहिए सपने को पूरा करने के लिए। एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ऑल दिस थिंग। तो मैं शुरू से चाहती थी कि मैं पेजेंट्स में करूँ। जी, तो सफर कैसा रहा आपका? कहाँ से शुरू की, कहाँ ये यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या स्टेप्स लिए आपने? जब मैं कॉलेज में थी तब क्योंकि मैं बहुत टॉल हूँ, सब लोग बोलते थे मेरे। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, यू शुड बी मॉडल। तो मेरा हाइट हमेशा मेरा एक एडेड एडवांटेज रहता है इस मॉडलिंग में। तो मेरे को था, जबकि मेरे फैमिली मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करती थी। जिस कम्युनिटी से मैं हूँ वो लोग इतना मॉडलिंग में लोगों को चाहते नहीं कि गर्ल्स उस फील्ड में जाएं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत डिटरमाइंड थी हमेशा स्टार्टिंग से कि मेरे को कुछ करना है साथ में, तो मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने अपने पेरेंट्स का सपना भी पूरा करा और मैंने अपना सपना भी पूरा करा। तो मैं स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में हमेशा टीवी वगैरह पे देखकर, तब तो इतना इंटरनेट नहीं होता, टीवी होता था तो फैशन शोज, लैक्मे फैशन वीक वगैरह देख देख के मैं वॉक वगैरह सीख रही थी। मैंने कोई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं जेनेटिकली पतली हूँ तो मुझे ज्यादा अपने वेट के ऊपर इतना वर्क नहीं करना पड़ता। पर क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रही हूँ तो एथलेटिक मेरी बॉडी है, तो मेरे को इतना फिटनेस पे ध्यान देना नहीं पड़ता क्योंकि मैं इट इज इन माई जीन्स। मैं थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मेरे को इस पतले होने के लिए और लंबे होने के लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर अदरवाइज मुझे और जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड के प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जनरल नॉलेज, स्पोकन इंग्लिश और ये सब, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से पढ़े तो इंग्लिश ठीक ही थी मेरी। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टेज पर जाके बोलने का, इंग्लिश बहुत से लोगों की ठीक होती, अच्छी होती है, लेकिन जब स्टेज पे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो वो थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। तो वो सब मैंने स्टार्टिंग से ही, कभी मेरे को मौका मिलता था एंकरिंग करने का, स्टेज पर जाके कुछ बोलने का, तो मैं हमेशा उसको ग्रैब करती थी। तो मेरे में हमेशा ये कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको हमेशा ग्रैब करती हूँ, पीछे नहीं हटती, चाहे मुझे उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़े। तो इस तरह से मैं बहुत कॉलेज टाइम से ही मेहनत करती थी इस फील्ड में। फिर 2005 में मेरे को मौका मिला जब मैं जयपुर आई अपनी एमडी करने के लिए। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो उसमें मैं एमडी करने के लिए जब मेरा जयपुर में एडमिशन हुआ तो कॉन्टेस्ट हुआ था मिस जयपुर, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। तो उसमें लकीली मैं जीत गई। तो मिस जयपुर भी रही हैं आप? मैं मिस जयपुर रही हूँ 2005 में। फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी जॉब वॉब लग गई, तो फिर मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गई। लेकिन वो बैक ऑफ माइंड में मेरे था कि मुझे कुछ और करना है इस फील्ड में। तो फिर यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि मैं जिस कास्ट से आती हूँ वहाँ थोड़ा मॉडलिंग वगैरह और एक ग्लैमर की दुनिया थोड़ा पसंद नहीं कर रहे। ग्लैमर तो बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ गुजरों के लड़के बड़े ठाट से और अलग अंदाज में गाजियाबाद जहाँ की आप हैं, और क्योंकि गाजियाबाद, फरीदाबाद
एनसीआर में जो गुजर आई थिंक सबसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं वहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल मॉड शॉट, वहाँ तो भैंस भी जो भी मॉडलिंग वाली मिलेगी आपको, बड़े निलाना दुलाना, मैंने देखा आंखों से। तो ससुराल में भी वही, भरतपुर आपका ससुराल है, तो वहाँ भी हालात बदलते नहीं है, सोच जो होती है पर्टिकुलर खासकर गर्ल्स के लिए वो नहीं बदली। लेकिन ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती थी। आपने कहा कि पेरेंट्स के सपने भी पूरे, खुद के सपने भी पूरे करने थे। तो डॉक्टर बन गई तो सपने पेरेंट्स के तो पूरे, ससुराल वालों के भी पूरे हो गए, लेकिन आपके सपने मैरिज के बाद एक नई चुनौती आपके सामने और थी कि हो सकता है अगर गाजियाबाद में मिस गाजियाबाद होता तो शायद डॉक्टर वत्सना मिस गाजियाबाद नहीं बन पाती, लेकिन आप यहाँ एमडी कर रही थी। घर वालों को भरोसा था कि जिस जगह वो पढ़ रही है वो बिना मेहनत के जा नहीं सकती, तो एक भरोसा लिए कायम किया। तो जब आप मिसेज जो भी टाइटल आपने इसके पहले जो जीते, तो उसके लिए आप गई, कैसे आपने तैयार किया भरतपुर वालों को? मेरे हस्बैंड को मॉडलिंग में और इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे फादर इन लॉ सब लोग डॉक्टर्स हैं ज्यादातर। मेरे फादर इन लॉ की डिप्यूटेशन है, मेरे हस्बैंड की चेस्ट फिजिशियन है, मेरी मदर इन लॉ भी सिंपल, लेकिन वो कभी मुझे रोकते नहीं। तो इन दैट वे आई एम वेरी लकी कि मैं एक अच्छी एजुकेटेड गुजर फैमिली में शादी हुई है मेरी। बट मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां जो हम लोगों की कम्युनिटी में अच्छी कम्युनिटी, हम लोग तो गुजर कम्युनिटी जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अब तो खैर जमाना बदल गया है, लेकिन और आप बड़ी कास्ट में देख लीजिए, और ऊंची कास्ट जिनको सो कॉल्ड ऊंची कास्ट बोलते हैं, उनमें भी लड़कियों को रोका जाता है क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड थोड़ा अनसेफ माना जाता है। लेकिन कुश्ती के लिए तो तैयार कर देते हैं वहाँ पे। तो सलमान खान अगर भरतपुर को चुनता था, आई थिंक हरियाणा से भी ज्यादा हो सकता है। ये बात एक अलग है, मलिक बहनें जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने, हाँ बिल्कुल, बट यहाँ पे भी आपके काफी कुश्ती का बड़ा रोल है वहाँ पे। हनुमान जी की पूजा और कुश्ती, लड़का हो चाहे लड़की हो, कुश्ती खेलना भरतपुर में कुश्ती का है। हो सकता है मेरा बेटा आगे चल के, अभी तो घर पे करता रहता है थोड़े स्टंट्स, पहलवानी करे, हो सकता है वो पहलवानी, इसका बिल्ड भी थोड़ा अच्छा है। तो जैसे आपने पूछा कि मेरे को यहाँ पे इन लॉज क्या स्ट्रगल करने, तो इन लॉज काफी सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है पर वो कभी मुझे रोकते नहीं। गुड। और जब मैं जीत के आती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं, सब अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। मेरे फादर इन लॉ वगैरह भी मेरे फेसबुक पे शेयर करते हैं, सब मेरे रिलेटिव्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि आपका फैमिली, क्योंकि मिस तक आप ठीक हैं, लेकिन जब मिसेस टाइटल आपका जब जुट जाता है तो निश्चित रूप से आपको, क्योंकि नई परिवार होता है, वो ठीक आपके इन-लॉज हैं, लेकिन एक नया परिवार होता है, वहाँ एक विश्वास जीतने के साथ साथ आप पहले से अगर अपनी हॉबीज को आप पाले बैठे तो उनको उसके लिए मानसिक रूप से मैनेज करना, क्योंकि बड़े एक वैसी बात होती है, मैं कई महिलाओं से बातचीत होती है कि इंटरेस्ट बहुत है लेकिन कि अब नहीं। मुझे एक अच्छे से ध्यान है मिस राजस्थान के लिए एक पार्टिसिपेंट के एक बच्ची ने, पंजाबी थी वो, काफी उसकी लंबाई भी अच्छी थी, मैरिज हो गई तो एक रोज गोविंद देव जी के पास में मिले। मैं कहा आप तो ऐसे थी कि हाँ सर मैं आपके स्टूडियो भी आई थी। मैं कहा अब मांग भरी हुई है तो अब इसके लिए टाइटल के लिए करो, कि नहीं साहब अब नहीं कर सकती। मैं क्यों? कि उन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि अब इसमें आगे चर्चा मत करना, हमें पसंद नहीं है। तो एनीवे बट आपको ऐसा एक बैकग्राउंड मिला परिवार का, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा ही होना, क्योंकि आप एक दिन उनको तैयार करती हैं, दूसरे दिन आप वॉक करने की कोशिश करती हैं, फिर वही टेंशन चलती है कि यार कैसे मनाऊंगी, मैं तैयारी तो कर रही हूँ एक, बट लेकिन एक मैं सफर, एक सामान्य महिला कोई भी है जो आपको देख रही होगी, वो कैसे अप्रोच कर सकती है, कि कैसे जा सकती है इस रूट पे, वो उसका थोड़ा सा बता सकती हैं कि रूट लाइन क्या होगी? आजकल तो बहुत आप देखना कि जगह जगह ब्यूटी पेजेंट होते रहते हैं, फीमेल्स को एक्सपोजर मिलता है, हाँ प्लेटफॉर्म मिलता है, थोड़ा वो आती हैं बाहर, अपने जो उनका ककून एक शेल जो होता है उससे घर से बाहर निकलती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनको भी एक मौका मिलता है अपने सपनों को जीने का, तो एक अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप पेजेंट में जाएं तो ये देखिए कि वो पेजेंट रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं कि वो आपने फॉर्म भर दिया, पैसे आपने दे दिया, आप अपनी एनर्जी टाइम सब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदला उस टाइटल का वो रजिस्टर्ड टाइटल नहीं है। आप टाइटल तो जीता है लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट करिए, और फिर जब ब्यूटी पेजेंट में जाइए तो वही जैसे मैंने बोला कि आपको पहले मन बनाना पड़ेगा, अपने फैमिली वालों को मनाना पड़ेगा। तो आपके अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका अपना जो डिटर्मिनेशन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप, मेरे ख्याल में आप फैमिली को ही मना ही लेंगे। अगर हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं तो फिर उसको कर ही लेते हैं, चाहे कितना ही लोग अपोज करें, थोड़ा सा रेबेलियस होना पड़ता है। तो बस आप उसमें एंट्री करिए और
और जो फीमेल लेडीज है मैं उनको ये बोलना चाहूंगी क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देती हैं। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो थोड़ा, अगर आप मेन टाइटल भी नहीं जीते तो थोड़ा आप इस लाइन में आएंगे, थोड़ा फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके इसमें थोड़ी इम्पोर्टेंट। आजकल तो इनफैक्ट ये हो गया कि आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा फिट रहना चाहिए। तो एक तरह से इसमें से आके आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, क्योंकि ग्रूमर्स भी आते हैं दूसरे जगह से ग्रूम करने के लिए। आपको कैटवॉक सिखाते हैं, आपको फिटनेस सिखाते हैं, आपको डाइटिशियंस आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको अच्छी डिटेल्स देते हैं। तो इसमें एक ओवरऑल पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो मेरे ख्याल में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। इसके लिए कोई टाइटल पहले जीतना जरूरी है? नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप होता है एक्चुअली। जैसे आप एक स्टेट विनर हो तो स्टेट विनर से वसना, मैं रोकूंगा एक बार आपको, मैं स्टेप्स के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरह से सिड्डी को आप इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेट्स का यूज करनी चाहिए, कहां से जाएं, कैसे फील करें और कैसे पहुंच सकते हैं कहीं। बिल्कुल ये सही कहा आपने। सबसे पहले तो उस टाइटल जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, वो कोई फेक तो नहीं है। आजकल दुनिया में ये सब चीजें होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही में मिसेज एशिया पैसिफिक का जो टाइटल जीता वत्सना कसाना जी ने हमारे साथ में है। वत्सना जी में हम बात कर रहे थे स्टेप्स की। पर्टिकुलर किसी भी टाइटल में जाने के लिए क्या किसी ब्यूटी पेजेंट को अपने नाम पहले करना जरूरी है उसके लिए कि हाँ पहले आप ये इसको जीतिए उसके बाद ही आप जा सकते हैं, या डायरेक्ट भी कोई इसमें अप्लाई कर सकता है? जैसे मैंने पहले बोला ना कि आपको पता करना पड़ेगा कि कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे मैं भी, मेरा जो टाइटल है वो डैजल मिसेज एशिया पैसिफिक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए। तो एशिया पैसिफिक और भी होंगे, मेरा डैजल है। तो ये मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अलग हों जो बोलें कि एशिया पैसिफिक तो हमें तो कंपनी रजिस्टर्ड देखने के बाद में आप पहले इसमें स्टेट में ऑडिशंस होते हैं, अलग अलग सिटीज में ऑडिशन होते हैं, फिर आप एक पूरे स्टेट में एक कंपटीशन होता है। तो आप स्टेट विनर जो होते हैं फिर वो इंडिया नेशनल लेवल पे जाते हैं, फिर जो नेशनल विनर्स होते हैं फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे जर्नी होती है। कई बार किसी किसी पेजेंट में बीच में ऐसे डायरेक्ट एंट्री भी होती है, पर उसके लिए भी ऑडिशन आपको देना जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेजल पहले स्टेट कराती हो, फिर स्टेट से जो विनर्स हैं उनको कलेक्ट करके फिर को नेशनल के बाद में फिर एशिया पैसिफिक से जिन कंट्रीज को उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया हुआ है उनके बीच कंपटीशन हो, ऐसा नहीं है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वो लोग थोड़े अपने नॉर्म्स चेंज कर देते हैं कि बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी ले लेते हैं। तो कुछ 3-4 लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आ जाते हैं डायरेक्ट। अगर उनको कुछ लगता है कोई बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर है, कोई अच्छी फीमेल है, तो उसको वाइल्ड कार्ड भी ले लेते हैं। इससे पहले आपने टाइटल मिस राजस्थान का तो आपने बताया ही, हाँ, मैंने ड्यूरिंग का स्टडी, बट अभी कोई इससे पहले जीता आपने? नहीं, ड्यूरिंग द स्टडी मैंने मिस जयपुर जीता। हाँ, मिस जयपुर, सॉरी। हाँ, फिर उसके बाद में शादी होने के बाद में 2018 में भी लास्ट ईयर मैंने मिसेज राजस्थान जीता। गुड। फिर मिसेज राजस्थान के बाद में मिसेज इंडिया में गई, वहाँ पे मैंने टाइटल जीता मिसेज इंडिया ग्लैमरस डीवा। फिर मैं अब ये मिसेज एशिया वाली में गई थी, ये इंटरनेशनल था। तो वही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जरूर नहीं आप उसी लेवल उसी कंपनी के थ्रू आगे बढ़े, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ही, वो लोग ऐसे लेते नहीं डायरेक्ट। जैसे मैंने बताया 1-2 वाइल्ड कार्ड एंट्री वो लोग ले सकते हैं। जनरली वो लोग स्टेट विनर्स को ही फिर आगे लेके जाते हैं, फिर नेशनल विनर्स को लेके जाते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स थे आपके इसमें फाइनल में? हमारे में 45। इंडिया से थे और कुछ लोग बाहर से भी थे? और 9 अप्रोक्सीमेटली 9 कंट्रीज के करीब थे। टोटल इंटरनेशनल पेजेंट था 45 जो थे वो। पर इंडिया के ज्यादा थे और ज्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन के थे। कितने राउंड हुए इसमें? इसमें हमारा टोटल 4 डेज का कॉन्टेस्ट था। तो उस कॉन्टेस्ट में अलग अलग राउंड थे। जैसे एक रेड कॉकटेल वेयर राउंड, तो उसमें आपको रेड ड्रेस पहननी थी। एक ब्लैक ड्रेस राउंड था। एक टैलेंट राउंड था जहाँ पे मैंने राजस्थानी फोक डांस किया था, 13 तारी डांस किया था। उसके बाद में एक डिबेट थी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इसमें ग्रुप डिस्कशन टाइप था, तो उसमें देख लेते हैं आपकी बोलने की कैपेसिटी, स्किल्स कितनी है आपकी बोलने की, और इंटेलिजेंस उसमें आपको जज कर लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू राउंड होते हैं और राउंड द क्लॉक वो हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, तब हमें मार्किंग नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग हमेशा वो जजेस वहाँ पे होते हैं इधर उधर, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
इसके अलावा एक स्पोर्ट्स राउंड था और फिर जो ग्रैंड फिनाले एक बीच वेयर राउंड था, बीच पे फोटोशूट वगैरह, तो फोटोशूट तो दिन भर चलते रहते। उसके अलावा लास्ट डे जो थे उसमें क्रिएटिव राउंड था और फिर एक गाउन राउंड, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड। क्रिएटिव राउंड में मैंने क्रिएटिव राउंड में वो चेक देखते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, तो मैंने एक ईवल और एंजल रिप्रेजेंट किया था, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहन के। एक हर इंसान के अंदर एक ईवल और एंजल होता है, वो आपके ऊपर आपके इसको आगे लेकर जाना चाहता है। होता सभी में वो, हाँ। एक आत्मा कहती है कि ये काम करिए, एक बार कहती नहीं ये बिल्कुल मत करना, गलत है। तो उसी तरह से आपने दर्शाया। जी हाँ, ऐसे बोलते हैं कि जैसे हर इंसान के अंदर 2 वुल्फ होते हैं, तो जिसको आप फीड करते हैं वो ही जाग जाता है। गुड। तो तेरे तालीक क्यों चुनी आपने? तेरा ताली एक तो ये बहुत डिफरेंट डांस है और एक मैं राजस्थान की नहीं हूँ, मेरे को मैं हूँ यूपी की। हरियाणवी भी चुन सकती थी। हाँ, हरियाणवी भी चुन सकती थी, लेकिन मेरे को बहुत फैसिनेट करता है क्योंकि बहुत ही ट्रिकी है। जैसे और डांसेस आप नॉर्मली कर लेंगे, लेकिन ड्रेसअप भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये आप वो 13 मंजीरे इधर उधर बजाना सर पे पैर पे, वो थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है। तो मैं चाहती कि कुछ जजेस को थोड़ा डिफरेंट कुछ दिखे, और क्योंकि मैं राजस्थान की हूँ तो मैं अपना राजस्थानी कल्चर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो मेरा अब तो मैं राजस्थानी हो गई, तो मेरे को अपने राजस्थान के कल्चर से मेरे को था कि मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा के लेके जाऊँ। और तेरा ताली थोड़ा सा मैंने देखा इतना फेमस नहीं है, राजस्थान में थोड़ा पीछे आ रहा है। राजस्थान से और भी कोई था? राजस्थान से जी। ग्लैमर के लिए ये कहा जाता है कि ग्लैमर एक ऐसी अलग दुनिया है, और अलग दुनिया जिसमें चीटिंग की भी संभावनाएं हैं, और उसके अलावा आप को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। कुछ इस तरह की चीजें, मीटू का जो बीच में बहुत सारा चला था, उसमें खासकर मॉडल्स के साथ में ये सब कुछ हुआ। तो इसके लिए कुछ लगता है आपको, सारा माहौल आपने देखा, कैसे बचा जा सकता है? अगर आप किसी को कहें कि आप हाँ अलर्ट रहिए, इस तरह की अगर कहीं कोई चांस बनता है। हाँ, जैसे आपने बोला चीटिंग और जो फीमेल्स के साथ आजकल हो रहा है, तो ये ग्लैमर फील्ड में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स को एज्यूम कर लेते हैं कि वो इस तरह की चीजों के लिए रेडी होंगी, क्योंकि वो थोड़ी ग्लैमरस हैं, थोड़ी दिखने में अच्छी हैं और कपड़े थोड़े अच्छे पहनती हैं। तो उनको जो सामने वाले एज्यूम करता है कि ये हम इनको कुछ बोलेंगे तो ये मान जाएंगे। लेकिन और फील्ड्स में भी होता है, क्योंकि जैसे मैं तो एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, तो हर फील्ड में होता है। कॉलेज से लेकर आपको बसेस में, मार्केट प्लेस पे, सब जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ वो आपको मौका ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आप, मेन चीज है आपका खुद का कॉन्फिडेंस। आप खुद अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो मेरे ख्याल में सामने वाले की हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत होती है तो आप उसको वहीं एक एग्जाम्पल सेट करिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू बोला था कि मैं जहां भी मेरे को लगता है मैं वहां पर तभी स्ट्रांगली अपोज करती हूँ उस चीज को। मैं कभी चुप नहीं रहती। अगर कभी मैं लेट भी हो रही हूँ किसी चीज के लिए, मैं तभी भी रुक के वो पहले उसको सेटल करूंगी उस चीज को वहां पे, चाहे मुझे और मैं गुजर हूँ तो हाथ पैर चलते हैं मेरे काफी तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा मेरे साथ कभी ट्राई करता है तो फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, उनको भी पता जाता है कि मेरी पर्सनैलिटी से लोगों को पता जाता है कि इस तरह का आप बिहेव नहीं करते। एथलीट भी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी हो सकती है, लेकिन तभी लोग ट्राई तो करते हैं, पर आपके अपने ऊपर भी होता है। कभी सामना करना पड़ा किसी घटना का? बिल्कुल, बहुत बार मैं तो बहुत पीटा मैंने लोगों को ये कहना होगा कि खामोश मत रहिए, खामोशी जो है वो। हाँ, और एक बात आपने कभी फील की होगी या किसी फ्रेंड से बात हुई होगी, हमेशा महिलाओं के लिए ये होता है कि उसको कमजोरी समझ लेते हैं लोग। किसी ने कुछ मिसबिहेव किया या उसको अब्यूजिंग उससे निकलना पड़ रहा है तो देखते चलो छोड़ो, मेरे को अगले स्ट्रेंथ को उतरना है, क्यों इसके मुंह लगना है। लेकिन वो लगता है कि कमजोरी समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, अपन सही रूप पे चल रहे हैं। मेरे पास टाइम भी नहीं होगा, लेकिन तभी मैं रुकूंगी, उसको वहीं पे खत्म करके फिर आगे जाऊंगी। कल परसों ही मेरे को कुछ पुलिस वाला एक मेरे से मिसबिहेव करा था, फिर वीडियो बनाने लगा। जब मैंने उसको डांटा ना, तो फिर बाद में उसको खुद को अपोलोजाइज करना पड़ा। क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरे को पेंटिंग का शौक है, और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में, स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम तक स्पोर्ट्स में थी। उसके बाद में समहाउ नहीं कर पाई स्पोर्ट्स। मैं स्टार्टिंग बचपन में मैं एथलीट बनना चाहती थी। क्या खेलती थी? मैं स्प्रिंटर थी। हाँ, और सभी स्पोर्ट्स में ठीक खेलती थी, क्योंकि फिजिक ऐसी, और बचपन से ही कम्युनिटी का वही ब्लड में रहता है। मेरे पापा बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, मेरी मम्मी कबड्डी खेलती थी स्टेट लेवल पर, तो वो ब्लड में है एथलेटिक वाली चीज। तो लेकिन
शादी के बाद में, कॉलेज के बाद में फिर ये स्पोर्ट्स तो खत्म हो गया, लेकिन पेंटिंग का मुझे शौक है। बचपन में बनना क्या चाहती थी? बचपन में मैं या तो मैं बचपन में सब बच्चे होते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ। मैं स्पोर्ट्समैन बनना, स्पोर्ट्स कई पर्सन दौड़ बनना सकते हैं चाहती, वो। हाँ स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती, लेकिन मेरे को क्या एस्थमा हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद मैं भागती तो मेरी सांस फूल जाती, मुझे लगा कि शायद ये नहीं बन पाऊंगी मैं। फिर मैं मॉडल बनना चाहती, लेकिन पेरेंट्स चाहते कि अब पढ़ाई में कुछ करो, और ये अच्छी बात है क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और आप सारी चीजें और साइड में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। एक डॉक्टर बनने के बाद में फिर मैं अपना जो पैशन है उसको जी रही हूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई फुलफिल करी। मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे कजन्स डॉक्टर थे, तो हम लोग हमेशा देखते थे उनको कि वो डॉक्टर हैं, तो हम लोग डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बन गई फिर। तो अभी ये सफर यहीं पे या आगे जारी रहेगा? अभी हम लोग की ये मिसेस यूनिवर्स में डायरेक्ट एंट्री हो गई है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम और बहुत एनर्जी और पैसा ये सब चाहिए होता है। जैसे मिस और मिसेस दोनों बड़ा अंतर है। मिस में तो सपोर्ट करने के लिए आपका परिवार के लोग हैं, जब आप बनने ही जा रही हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हैं, तो क्योंकि आप अनमैरिड होती हैं तो एक ही फैमिली का सपोर्ट चाहिए, वहाँ दो फैमिलीज के सपोर्ट चाहिए होते हैं मिसेज के लिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया। तो एक बड़ी बात होती है कि आपके बच्चे होते हैं, आपका किचन होता है, आपके हस्बैंड, परिवार के लोग, इतने सारे लोगों, क्योंकि किसी एक पे जब ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं तो उनमें तो खासकर जैसे कि आप बता रही हैं कि परिवार में सब लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, पूछते भी हैं डिस्टेंस में भी, तो वहां बड़ी दिक्कत आती है कितने लोगों को समझाएं। ये पढ़े लिखे लोग हैं जैसे आपके परिवार में, तो बस आपने बताया तो सब लोग एग्री हो गए कि गुड, ये तो अच्छी बात है कि आप जाइए, लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। नहीं, मेरे परिवार में मेरा जो परिवार है वो तो तैयार था, लेकिन उनको भी कई बार सुनना पड़ता है कि आपकी बहू देखो ये कर रही है, तो ऐसे उनको सुनना पड़ता है। पर ये चीजें मेरे ख्याल में इग्नोर कर देनी चाहिए। अगर आपको उनको मेरे पर विश्वास है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी क्या कहता है या फिर और दूर डिस्टेंट रिलेटिव क्या कहते हैं। मेरे अपने जो मेरी खास फैमिली है वो मेरे को सपोर्ट कर रही है। और जैसे आपने बोला मिस और मिसेस में दो फैमिली को करना पड़ता है, तो हाँ स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है मिसेज वाले में, क्योंकि बच्चे इग्नोर होते हैं। और मेरी मदर इन लॉ का मैं बहुत वो शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब मैं इन सब चीजों में जाती हूँ तो वो मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चों को देखती हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि सास बहू और ऐसा कुछ है नहीं हम लोगों में। मेरी मदर इन लॉ मेरी मम्मी जैसी है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, तो मैं उनकी वजह से आगे बढ़ पाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों फिर मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर रहते हैं अकेले, तो जब भी मेरे को कहीं जाना था मैं उनके पास छोड़ देती हूँ या फिर मेरे अपने सिस्टर इन लॉ के पास छोड़ देती हूँ, तो वो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ पाती हूँ। चलिए, बहुत छोटा सा एक मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, और मैं जानना चाहूंगा आपका एक सफर खुद का पर्सनल लाइफ का, डॉक्टर वत्सना कहाँ से और यहाँ तक का, डॉक्टर वत्सना तक का एक छोटा सा सफर। लाइफ तो जैसे सबकी होती है, अप एंड डाउन होते रहता है, तो टॉप सीट कभी ऊपर कभी नीचे। पर मेरी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल रहे हैं, क्योंकि एज ए फीमेल भी और एज ए जिस कम्युनिटी में को मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये करना चाहती, लोग नहीं, मॉडलिंग करना चाहती, लोग नहीं करने देते, लेकिन मैं हमेशा बहुत डिटरमाइंड रहती हूँ, जो मुझे करना है वो करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो सफर मेरा वही अप्स एंड डाउन्स वाला रहा, कभी खुशी कभी गम टाइप्स पर लास्ट में मैंने ये जीता। तो पढ़ाई वगैरह कहाँ से की है? गाजियाबाद से कॉलेज और सारा? हाँ जी, गाजियाबाद से मेरी स्कूलिंग गाजियाबाद से हुई है, वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल की मैं पढ़ी हूँ। फिर बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने होम्योपैथिक का कोर्स करने के लिए लखनऊ चली गई। फिर लखनऊ से मेरा थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ था मॉडलिंग वाला, मैंने लखनऊ में थोड़ी बहुत करी। फिर मैं एमडी करने के लिए यहाँ पे जयपुर आ गई। फिर जयपुर में मैंने बताया वो मिस जयपुर, मैंने जयपुर में जीता था। फिर ये भी मैं बताना चाहूंगी, मैं अपने गवर्नमेंट में फर्स्ट पीएचडी हूँ, मतलब फर्स्ट और अभी तक एक ही पीएचडी हूँ, तो मेरे को पढ़ाई का भी काफी शौक है। तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद मैंने स्टडी लीव लेके पीएचडी करी थी, और अपने रिसर्च के पेपर्स भी मैं इंटरनेशनली प्रेजेंट कर चुकी हूँ। अभी मेरा इस बार इटली में पेपर सिलेक्ट हो गया था, पर मैं इस पे एजेंट की वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि मैं चाहती कि मैं इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो दोनों चीजें मेरी पैरेलल चलती हैं मेरी लाइफ की जर्नी में, मेरी स्टडीज भी और मेरी मॉडलिंग भी। और मैं अपने बच्चों पे भी काफी फोकस रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनकी पढ़ाई सफर नहीं हो मेरे किसी भी रीजन से। तो मैं अपने ऑफिस खत्म करने के बाद में उनकी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। तो ये सब स्ट्रगल्स करते करते आगे बढ़ रही हूँ। चलिए डॉक्टर वत्सना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि अगला टाइटल आप मिसेज यूनिवर्स के लिए भी जाएं और जरूर जीत करके आएं। सफर को खत्म मत करिए, सफर को चलने दीजिए, क्योंकि परिवार के लोग इतने सपोर्टिव हैं, तो आई थिंक
आप जीत के भी आ सकती हैं। थैंक यू तो विश यू ऑल द बेस्ट। और चलिए, डॉक्टर वत्सना ने हमारे साथ में काफी अपनी जर्नी को शेयर किया है, कहां से कहां तक पहुंची, कैसे पहुंची, इस टाइटल को कैसे जीता, क्या सपोर्ट्स रहे, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है। हाथ पांव भी चलते हैं इनके, ये भी उन्होंने बताया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।